विधायक एसके बग्गा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला हाईकोर्ट में। राजू सचदेवा ने लगाया था टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप। फोन रिकॉर्डिंग में आवाज पाई गई असली। स्पीकर रामनिवास गोयल ने मामला चलाने की नहीं दी इजाजत। गीता कॉलोनी बदमाशों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े। दुकान से निकाले 15 से 20 हजार रुपए। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। न्यू अशोकनगर में बिन ब्याही बेरहम मां ने की शर्मनाक हरकत। बच्चे को जन्म देने के बाद तीसरी मंजिल से नीचे फेंका। बच्चे की हुई मौत। पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर ब्रह्मपुरी में एक्टिव हुआ पुलिस प्रशासन। एसडीएम ने अवैध निर्माण पर की सख्त कार्रवाई। निर्माण कार्य को रुकवाया। विवेक बिहार का वीडियो वायरल। कम उम्र के लड़के और हाथ में पिस्टल तमंचे। वायरल वीडियो से लोगों की सुरक्षा पर उठे सवाल। पुलिस कर रही है जांच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं पूर्व दिल्ली की शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने कृष्णनगर से आप विधायक एसके बग्गा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा कायम करने के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। विधानसभा अध्यक्ष और शादरा से आप विधायक रामनिवास गोयल ने बग्गा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। एंटी करप्शन ब्रांच ने गोयल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। एलजी वीके सक्सेना ने इसकी इजाजत दे दी है। दरअसल ये शिकायत तब आम आदमी पार्टी के सदस्य राजू सचदेवा ने 2015 में दर्ज कराई थी। अब राजू सचदेवा बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन उन्होंने बग्गा से बातचीत की एक कॉल रिकॉर्डिंग 6 नवंबर 2015 को शिकायत के साथ उपलब्ध कराई थी। इस रिकॉर्डिंग में विधायक बग्गा, आपको बता दें, नगर निगम की आम आदमी पार्टी के टिकट के लिए राजू सचदेवा से कथित रूप से पैसे मांगते हुए बताए गए थे। सचदेवा ने आरोप लगाया है कि 3 मौकों पर 11,000, 21,000 और 25,000 रुपए उनसे लिए गए थे। बग्गा ने बाद में 2 लाख और 1 लाख रुपए अलग अलग मौकों पर मांगे थे। यही नहीं, नवंबर 2015 में न्यू गोविंदपुरा में दिवाली मेले में सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए बग्गा ने 5 लाख रुपए की मांग की थी। जब राजू सचदेवा ने रकम नहीं दी तो केजरीवाल इस कार्यक्रम में नहीं आए थे। राजू सचदेवा ने यह सारी रिकॉर्डिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद राजू सचदेवा ने 9 मार्च 2018 को एंटी करप्शन ब्रांच में बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। एसीबी ने रिकॉर्डिंग को एफएसएल जांच के लिए भेजा, जिसकी रिपोर्ट में आवाज असली पाई गई। इसके बाद एसीबी ने 23 मार्च 2022 को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से ये मामला चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब एसीबी ने एलजी से मंजूरी लेकर मामले को हाईकोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। आपको बता दें, विधायक एसके बग्गा सारे आरोपों को गलत बताते रहे हैं। शादरा जिले के गीता कॉलोनी 10 ब्लॉक में 3 दुकानों के ताले तोड़े गए। गीता कॉलोनी थाना पुलिस को करीब 6:48 पर कॉल मिली थी। दुकान के ताले टूटे हुए हैं, जिसमें से 15 से 20 हजार रुपए भी निकाल लिए गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची देखा 2 और दुकानों के ताले टूटे हुए थे। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 3 बदमाश नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मैं तो सो रहा था जी, इन्होंने आवाज़ लगवा के बैल बजा के मेरे को तो उन्होंने उठाया, तो कह रहे कि नीचे आओ, आपके शटर के ताले टूटे पड़े हैं। मैंने अच्छा, मैं अभी आया, 2 मिनट में आया। मैं फिर नीचे आया, देखो शटर आधा टेढ़ा हुआ था। नीचे से घुस के अंदर घुसे वो। मेरा कुछ मतलब कि माल चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ देखा मैंने नीचे आके। मेरा काफ़ी नहीं था आपका? मेरा कोई कैश वैश नहीं था। अच्छा। और बाकी शटर जो हुआ टेढ़ा बेड़ा वो ही हुआ है, जो हुआ हादसा ये हुआ, बस बाकी सब बचाव हो गया मेरा। रात को लेट सोए थे, उसके बाद कुछ महसूस पता लगा नहीं हमें तो। अच्छा। सुबह जब उठे तो देखा नीचे चढ़ था। कितना कैश था? लगभग 20,000 रुपये थे उसमें। कितने ताले टूटे यहाँ पे?
यहाँ पे जब 3 शटर के ताले टूटे जी। अच्छा। एक हमारा टूटा, एक सामने 10/39 में टूटा, 10/39 के बाहर से भी एक और टूटा। अच्छा अच्छा। 2 दुकानें आगे टूटी है जी। एक उनका क्या हमारे- क्या लेके गए? एक दुकान में से हमें कुछ नहीं मिला, एक दुकान में 2 प्रिंटर निकल गए जी। मुझे सुबह 7 बजे 7:30 बजे करीब कॉल आई थी हमारे पड़ोसियों की, जिनका ऑलरेडी टूट गया था। उनकी कॉल आई थी कि भाई गुप्ता जी आपका भी शटर टूटा है, जल्दी आ जाओ। तो मैं दौड़ा यहाँ आया तो मुझे जिप्सी खड़ी मिली यहाँ पे। मैं शटर खोलने लगा तो उन्होंने मना कर दिया, अभी मत खोलो, अब जो फ़ोटो वगैरह लेने वाले आ रहे हैं तब खोलना। जब वो फ़ोटो वगैरह वाले आ गए तब मैंने खोल के देखा तो मेरा सब सामान तो एज इट इज़ था, लेकिन 2 प्रिंटर जिससे मेरा शुरुआत जिससे होती थी फ़ोटोकॉपी की, वो दोनों ले गए, जिससे मेरा काम रुक गया। दोनों प्रिंटरों की कीमत अगर नए लिए जाएं तो 50 के आसपास बैठ जाएंगे, और सेकंड आज की डेट में काफ़ी पुराने हो गए थे वो, तो कीमत तो घट ही जाती है। पूर्व दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक बिन ब्याही मां ने एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसे 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया। अपार्टमेंट में आग में हाथ सेक रही महिलाओं के पास बच्चा गिरा तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। फौरन नवजात को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। खबर मिलने के बाद मौके पहुंची पुलिस ने नवजात लड़के का शव कब्जे को लेकर एलबीएस में मॉर्चरी भेज दिया। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर आरोपी 20 वर्षीय युवती की पहचान कर ली है। उसने अपने फ्लैट के बाथरूम से मासूम को नीचे फेंक दिया था। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस युवती के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। दिल दहलाने वाली सर, हम भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे, 9 बजे का 9:30 बजे का घटना है। जब वहाँ तो एक बंदा रहता है, उसके आग सेक रही थी उसकी मैडम, वहाँ झाड़ू लगा के। लोग बात सोचे कि कूड़ा डाल दिया ऊपर से, कौन डाला देखने गए तो वहाँ बच्चा फेंका हुआ था। जब लोगों को 1-2 और आए, उसको भी हॉस्पिटल ले गए जिंदा करके, तो यहाँ मेट्रो पे ले गए। वहाँ जाके पता चला कि मृत हो गया, घोषित हो गया, मर गया। फिर पुलिस वाले आए, जब 100 नंबर कॉल हुई तो वहाँ से आए, फिर इधर ले गए लाल बहादुर पोस्टमार्टम के लिए बच्चे भी। PCR कॉल हो गई थी तो पुलिस उसी टाइम आ गई थी। SSO साहब, ACP साहब सब आए, छानबीन क्राइम ब्रांच वाले सब थे। वो एक टीम आई, न्यूबॉर्न बेबी उसी टाइम पैदा हुआ, 2 पैदा होते ही फेंक दिया। मेल या फीमेल? मेल था, लड़का था। अभी पता चल गया कि उसी का बेबी है। अब वो उसको लेके गए हैं थाने। अच्छा, बाकी चीज़ें खुलासा वहाँ होगा थाने पे। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर खराब होता जा रहा है। आज पॉल्यूशन से हालात बहुत ज्यादा खराब थे। इसको लेकर एसडीएम शरद कुमार ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरी इलाके में काम को रुकवाया है, साथ ही उसको सील भी कराया गया। एसडीएम शरद कुमार ने बताया कि ग्रैब 3 लागू होने के बाद 6 जनवरी को उनके पास नोटिस आया था कि जिस तरीके से इलाके में अवैध निर्माण चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए, और इसी को देखते हुए एसडीएम ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके इलाके में जहां जहां निर्माण हो जिससे पॉल्यूशन होता है उसे रुकवाया जाए। ऐसे में जिस तरीके से मौसम के साथ साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, इसी को देखते हुए कार्रवाई की गई है। पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ साथ प्रदूषण भी लगातार खराब स्थिति में बना हुआ है, जिससे दिल्ली वासियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता है, प्रदूषण का लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है और इसकी मॉनिटरिंग जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करता है। समय समय पर प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी होता है और उसी के हिसाब से हमें इंश्योर करना पड़ता है कि जो आदेश हो उसका उल्लंघन कहीं नहीं हो रहा होगा। इसी क्रम में आज हमने ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक निर्माण कार्य को रोका है, जहां पे ग्रैब 3 स्टेज लागू हो चुका था 6 जनवरी के आदेश के अनुसार से, तो इसलिए उसको आज रोका गया है। और इस तरह की कोई भी कार्रवाई, किसी भी तरीके का निर्माण जहां पे आदेश पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए जहां पे भी इस तरह का आदेश किया गया और उसका कहीं भी उल्लंघन होता हुआ पाया जाएगा तो उसमें कानूनी कार्रवाई जरूर से की जाएगी। सच बताऊं तो ये हम सब के लिए आवश्यक है। प्रदूषण के इस मौसम में हम सब के लिए ज़रूरी है कि इस तरह का जो भी आदेश है उसका जरूर से पालन किया जाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो शादरा जिला के विवेक विहार इलाके की बताया जा रहा है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में कई लड़के जो नाबालिग लग रहे हैं वो हाथ में पिस्टल और तमंचे लेकर अपने से छोटे दिखने वाले युवक को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं।
मुकेश नगर वेलफेयर एसोसिएशन ने इस वीडियो को सोमवार को ट्वीट करते हुए लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। बताया गया कि वीडियो मुकेश नगर स्थित श्री राम मिनी स्टेडियम का है, जिसमें लड़कों का एक ग्रुप दिख रहा है। वीडियो में सबसे पहले एक लड़का पिस्टल लोड करते दिख रहा है तो दूसरा तमंचा लहराते हुए। इस बीच वो एक अन्य लड़के को पकड़ते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। एक लड़का तो उसे मारने को तैयार होता है, लेकिन दूसरा उसे रोक लेता है। वीडियो दिन दहाड़े बनाई गई है। लड़कों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। निगम में 6 तारीख को शपथ ग्रहण होनी थी, जिसमें निगम के सभी पदों पर नियुक्ति के बाद उन्हें शपथ दिलवाई जाती। साथ ही मेयर की भी नियुक्ति होती, लेकिन निगम के ऑफिस में दोनों पार्टियों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई सिविक सेंटर में, जिस वजह से अब तक सारे काम रुके पड़े हैं। ऐसे में निगम कर्मचारियों का कहना है कि 3 एमसीडी के एक होने के बाद उम्मीद जगी थी कि सभी कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलेगी और रुका हुआ भत्ता और बोनस मिल जाएगा, लेकिन पार्टियों के हंगामे के बाद से हमारे कर्मचारी पिस रहा है, जिससे हमारी रुकी हुई तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। अब कब तक सभी अपना पद लेंगे और काम कर पाएंगे, इसकी अभी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। देखिए, प्रभाव बहुत पड़ रहा है। जैसे 6 तारीख को मेयर चुने जाने थे और उनकी आपस की उसमें गहमा गहमी में हम कर्मचारी को नुकसान हो रहा है। सैलरी आज 10 तारीख हो गई है, सैलरी तक नहीं आ पा रही है और जो छोटे मोटे काम है वो सब रुके हुए हैं कि जब तक ये शपथ नहीं लेंगे जब तक काम नहीं होगा। तो काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। अब एक पढ़ा लिखा समाज या बुद्धिजीवी जो मतलब दिल्ली को चलाने वाली बात कर रहे हैं और वो ऐसी लड़ाई लड़ेंगे तो एक शर्मनाक बात है ये अपने आप में। अब एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करे जा रहे हैं, दिल्ली वालों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। निगम एक होने के बाद में हमें ये आशा जगी थी कि कहीं ना कहीं अब हमारा केंद्र से मामला हो गया है तो सैलरी हमें समय पे मिल जाएगी और जितने भी लाभांश हैं वो सभी समय पे मिल पाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आपसी लड़ाई में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में कहीं ना कहीं कर्मचारी सफ़र कर रहा है। अगर वो मेयर बना देते हैं तो मेयर बनाने के बाद आने वाली सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, किंतु कहीं ना कहीं इन पार्टियों का ये दोष है, इन्होंने बहुत झूठा आश्वासन दे रखा है और आश्वासन पे ही डिपेंड है। हमारे 2013 से सभी लाभांश रुके हुए हैं, जैसे कि MSCP लाभांश, 1800 परेड के लाभांश, रेगुलाइजेशन लाभांश। उसके बाद रेगुलाइजेशन भी इन्होंने स्थगित कर रखी है। दिल्ली में ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। ऐसे में दिल्ली की सर्द रातों में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो जिनके पास छत ना हो उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। उत्तर पूर्व दिल्ली के मानव व्यवहार और संबंध विज्ञान संस्था के मरीजों के लिए आने वाले तीमारदारों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। तीमारदारों को ठंड की मार से बचाने के लिए अस्पताल में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। वहां मरीजों के साथ आने वाले तीमारदार सुरक्षित रूप से रात बिता सकते हैं। अब दिल्ली के बाहर से आने वाले तीमारदारों को इसका विशेष लाभ होगा। दिल्ली में ठिठुरन वाली ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा ठंड का एहसास दिल्ली कर रही है। ऐसे में जहां लोग ठंड का एहसास करने पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, वहीं लोग अब दिल्ली की सर्दी से कांप रहे हैं। इस ठंड के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है और लोग ठंड से बचने के लिए घरों के अंदर ही रहते हैं। लेकिन ऐसे में जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं, जैसे गार्ड हो या लोग सड़क पर रहते हैं, उन्हें अलाव जलाकर ही ठंड से राहत मिलती है। लेकिन इस बीच भी एनजीटी का कहना है कि इससे प्रदूषण बढ़ता है। जो लोग अलाव जलाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में लोगों का कहना है कि अलाव न जलाएं तो रात में जागना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही रात काटने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ठंड तो बचाने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। अब जो रोड पे लोग रह रहे हैं उनके पास हीटर तो है नहीं। जो हमारे गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं, उनके पास क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने कोई हीटर दिया हुआ है? एनजीटी उनको क्या प्रोवाइड कर रही है? वो तो जब वहाँ बचाव करने के लिए आग तो जलानी पड़ेगी। आग जलाने से उतना पोल्यूशन नहीं हो रहा है। जो लकड़ी जला रहे हैं या जाते हैं उनसे पोल्यूशन किस बात का होगा? पोल्यूशन हल्का नहीं है, ये तो मजबूरी है, जलाना पड़ेगा। अपना बचाव तो करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे? वही तो पूर्ण एनजीटी बताया उनके पास क्या ऑप्शन है। जो रोड से लोग हैं उन पर क्या करें? जो सड़क पे पड़े हैं, पटरी पे रह रहे हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? वो हीटर जलाएंगे क्या? उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। गर्म पानी तक तो कर नहीं सकते। वो लकड़ी जलाना वो मजबूरी है और कंपलसरी है उनके लिए। वो नहीं जलाएंगे तो मर जाएंगे। कौन जिम्मेवार होगा उनका? एनजीटी जिम्मेवार होगी उनके लिए। अपने आंगन में या घर के आसपास जलाएं, ओपन में नहीं। ओपन के अंदर जैसे ग्राउंड के अंदर सड़कों के ऊपर लोग बाग आग जला के हाथ सेकते हैं, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि उससे पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है उससे, और जो दमे का मरीज़ है उसके लिए और ज़्यादा खतरनाक है ये चीज़। दिक्कतें हो रही हैं, बीमारी का डर लग रहा है जी। बीमारी का तो ये है, खांसी जुकाम वगैरह तो कॉमन हो ही चुका है। तो उसकी वजह से क्या है, कई लोगों को मैंने ये शिकायत भी सुनी है
कभी उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या दिमाग की कोई नस सिर पे अटैक पड़ चुका है, खून गाढ़ा हो जाता है इन दिनों में। बाकी कुदरत की बातें हैं ये। मेरे हिसाब से तो दिल्ली कश्मीर को माफ़ कर रही है इस टाइम, इतनी ठंड पड़ रही है और ठंड से कई आदमियों की डेथ भी हो चुकी है इस ठंड से। आदमी, गरीब आदमी किस तरीके से गुजारा कर रहा है। हम तो फिर भी ठीक हैं जो कपड़े पहन कर रह रहे हैं। रोडों पे जो सो रहे हैं लोग, उनके हालात देखिए, आप जाके पूछिए, रोडों पे घूमिए, आपको पता लग जाएगा कि यार ये गरीब आदमी किस तरीके से अपना गुजारा कर रहा है। कहाँ ठंड में पड़ रहा है? शिमला बहुत ज़्यादा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा ठंड है। देखो जी, एक हफ्ते से तो ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है। मैं शुगर पेशेंट हूँ, बीपी थायराइड हार्ट का पेशेंट हूँ। कल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी हड्डियाँ जैसे मेरे से चला ना जा रहा हो। हड्डियों में इतना दर्द था मेरा, मतलब रात को सोया मैं, तब मुझे थोड़ा कंबल के ऊपर एक रजाई ली, तब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि अब थोड़ा सा मैं नॉर्मल हूँ। इस टाइम ठंड ऐसी ही पड़ रही है, खासकर हड्डी जमाने वाली ठंड है। और मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा अपने बच्चों को घर में अंदर में रखें, वो बहुत बेस्ट है बच्चों के लिए, खास हार्ट पेशेंट वालों के लिए। इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठंड से बचें। बीमारियों का डर तो देखो जी, इस टाइम हर एक घर में बीमारी है, खांसी जुकाम तो हर एक घर में है। हम अगर उसको अपनी सेफ्टी के लिए अपना कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अपने कोशिश करो, अपने घर में रहो। जी, अब ठंड का तो आदमी इंतजार करता है, पर ये है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड ज़्यादा पड़ रही है। मैंने खुद ग्लव्स भी पहने हुए हैं, ये भी, अब टोपी भी उतार के रखी है। पर देखिए इसमें क्या है, ठंड के साथ साथ थोड़ा जाएगी, जैसे एयर पोल्यूशन है तो उसकी वजह से सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब जो हार्ट पेशेंट है उनको, एक तो जो अस्थमा वगैरह, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि शाम के साथ ठंड पड़ती है, आदमी घर से निकल नहीं पाता है। और हीटर, जो लोग हीटर घर में चलाते हैं तो हीटर का काफ़ी साइड इफेक्ट भी बहुत हैं उसके। पर अब मजबूरी है, ठंड इतनी है, कड़ाकी की पड़ रही, तो आदमी को हीटर चलाना ही पड़ता है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट के कॉमन हॉल के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों जिला के डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद रहे। प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, सरस्वती वंदना की गई। इस आयोजन में हिंदी भाषा आंदोलन को तमाम राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। इस आयोजन में कहा गया कि कड़कड़ुमा कोर्ट में जितनी भी दलीलें पेश की जाएंगी, ये जो भी वकील आर्गुमेंट करेंगे, वो सब हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिससे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा मिल सके। मैं कहता हूँ सभी न्यायालयों में जो कार्य होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और आज हिंदी दिवस के मौके पर भारतीय हिंदी जो भाषा आंदोलन है उसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कड़कड़ुमा कोर्ट के सभी डिस्ट्रिक्ट जज व अन्य जजों को बुलाया गया है, जिसके लिए हम ये जजों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो कार्य प्रणाली है, जो हिंदी की जो कार्य प्रणाली है, वो सभी कोर्टों में लगभग होनी चाहिए। जो वादी होता है या प्रतिवादी होता है वो अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता है, तो हिंदी में अगर हम उसको अपनी बात को रख सकते हैं तो उसको भी एक जानकारी रहेगी कि जो मैंने अपने वकील साहब को बात बताई है वो बात मेरे ही तरीके से वहाँ तक जज साहब तक पहुँच गई है। बिल्कुल हमारा आंदोलन भी वही है, हम उसी के लिए चाहते हैं कि जो हमारे दिल्ली के जितने भी कोर्ट्स हैं और जितने भी मतलब कार्य प्रणाली है, जो भी वादी प्रतिवादी जो भी चाहता है उसी की भाषा में उसको न्याय मिले और अपनी पैरवी उस भाषा में वो कर सके। ये पीड़ित हैं जो वो न्यायालय आते हैं और अपनी पीड़ा को वकील साहब के समक्ष बताते हैं। वकील साहब न्यायालय में जाकर उनकी बात को रखते हैं, लेकिन कई बार ध्यान में आता है कि वकील साहब वो बात अंग्रेजी में रखते हैं, उनके कागज़ पे साइन अंग्रेजी के कागज़ पर होते हैं, तो वो उसको समझ में नहीं आता कि मेरी बात वकील साहब ने ठीक से रखी है कि नहीं, हमने जो हस्ताक्षर किए वो सही रखा जगह किया है कि नहीं किया। इसलिए भारतीय भाषा आंदोलन ने एक प्रारंभ किया कि न्यायालय की न्याय व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता को समझ में आनी चाहिए, न्याय के निर्णय जो हैं वो समझ में आने चाहिए। और धीरे धीरे अब ऐसा परिवर्तन दिखने लगा है कि दिल्ली के जिला न्यायालयों में भी हिंदी में कार्य प्रारंभ हुए हैं। पूर्व दिल्ली के शकरपुर में 19 साल की युवती पिछले तकरीबन 1 महीने से लापता है। लड़की का नाम आमना है और वो शकरपुर की रहने वाली है। परिजनों के मुताबिक लड़की काम पर गई थी, जिसके बाद से वो गुमशुदा है। लड़की की मां का कहना है कि जहां वो काम करती थी वहीं से वो लापता हुई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन 1 महीने से पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है और लड़की की तलाश जारी है। यहीं से गायब हुई थी, वहाँ शकरपुर लक्ष्मी नगर से। उसी ने फ़ोन किया था, मैं करती थी, उसके पास छोड़ के गई थी।
मैं ही काम करती थी। 1 हफ्ते के लिए गई थी, पापा ख़त्म हो गया था। गाड़ी जैसे कार निकालती थी ना, वो तो तैयार हो जाती थी उसी के लेडीज़ के साथ घूमने के लिए, और कहीं नहीं जाती थी, उसी के साथ जाती थी। उस दिन क्या, जैसे गाड़ी मालकिन जाती थी कहीं तैयार होके डॉक्टर कर या कहीं, तो वो तैयार हो जाती थी, मेरे को भी लेके चलो। तो उस दिन वो क्या हुआ, डॉक्टर कन गई, उसको नहीं लेके गई, तो उसी के गाड़ी के पीछे कहाँ गई नहीं गई कोई पता नहीं चला। तो के लिए हमले किस लिए मांग रहे फोटो, क्या हुआ? तो बोला कि आमना 1 बजे से खो गई। तो हमले आपका जिम्मेदारी आपके हवाले करके गई, खो गई कैसे आपको बताना चाहिए। तो बोला मैं फ़ोन किया था लड़की को कि आमना नीचे खड़ी है, काम नहीं कर रही, बस उसके बाद फ़ोन वो काट दिया। हाँ, तो फिर 10 बजे आया ही है, बोला फ़ोटो उठो दो, FIR दर्ज कराएंगे। तो बोले आपका जिम्मेदारी आपके हवाले लड़की करके गई, आपका जिम्मेदारी है, खोज को दो, उसकी माँ बाप कोई नहीं है। अगर काम नहीं कर रहे तो मेरे हवाले करके जाना चाहिए लड़की को कि भाई अपनी लड़की रख लो। तो बताई नहीं कुछ भी। वैसे तो अब पुलिस का ये पता नहीं यार, क्या करवाया नहीं करवाया, FIR दर्ज नहीं दिखाया, अब वो इसका क्या कर रहा है नहीं कर रहा ये नहीं कुछ मालूम है। ये तो हो गया 15 साल से रह रही यहाँ पे। हाँ, अंदर में पहले रहते थे, यहाँ आए भी 15 साल हो गया। 30-40 साल से आदमी रह रहे हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।